चलिए हम लोग अब अपना सेशन स्टार्ट करते हैं। आपको ऑडियो और वीडियो हमारी क्लियर होगी, आई होप। एक बार कंफर्म कर दीजिए। चलिए, हम लोगों ने अपने लास्ट सेशन में थोड़ी सी बिजनेस प्रोफेशन की गई बात को समझा था। आइए एक बार हम उसको दोबारा से रीकैप करते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। चलिए, आई होप आपको मेरी ऑडियो वीडियो और स्क्रीन सब कुछ दिख रहा होगा। चलिए, हमने आपको ये बताया था अपने लास्ट सेशन में कि 1 करोड़ की सेल हमारे क्लाइंट ने करी थी, और उसी 1 करोड़ की सेल को करने के लिए 80 लाख का माल खरीदा था, स्टॉक खरीदा था। कुल ग्रॉस प्रॉफिट 20 लाख का हुआ था। कुछ खर्चे हुए थे जो कि थे 15 लाख के, और नेट प्रॉफिट 5 लाख रुपए का हुआ था। मुझे एक बात बताइए कि टोटल सेल 1 करोड़ की हुई, ये हमें पता कैसे चला? पता चलने का दो सोर्स है, दो सूत्र है, जिससे ये हमें पता चलेगा कि इनका सेल 1 करोड़ हुआ। सबसे पहले तो, अगर वो जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, अगर जीएसटी में रजिस्टर्ड हैं, तो फिर जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 3B या जीएसटीआर 1 या फिर जीएसटीआर 9 से पता चलेगा। ये सारे वो रिटर्न हैं जो कि जीएसटी में जाते हैं, और हमें ये कब के देखने हैं? ऑफ फाइनेंशियल ईयर 24-25, पूरे साल के हम डाउनलोड कर लेंगे और टोटल लगाएंगे कैलकुलेटर पर, और हमें ये पता चल जाएगा। क्या पता चल जाएगा? कि कितनी सेल हुई है हमारी। ये तो ऑप्शन नंबर 1 है। अगर मान लो नहीं रजिस्टर्ड है, अगर मान लो नहीं रजिस्टर्ड है, तो फिर आप बैंक में जाइए और बैंक अकाउंट का टोटल लगा लीजिए, टोटल क्रेडिट। तो आपको ये पता चल जाएगा कि इनकी सेल 1 करोड़ है या नहीं है। अब मान लो मैं बैंक अकाउंट में गया और मैंने टोटल लगाया, और टोटल ये आया कि 60 लाख रुपए तो बैंक में आया है, लेकिन 40 लाख रुपए बैंक में नहीं आया। वो कैश मिला हुआ पैसा है, वो कैश मिला हुआ पैसा है। ठीक है, ठीक है। तो हमें सेल कैसे पता चली 1 करोड़ है? या तो अगर जीएसटी में भी हम जा करके देख सकते थे। अगर जीएसटी नहीं था, तो फिर हमने उसका बैंक का स्टेटमेंट मंगवाया। और कौन सा बैंक स्टेटमेंट? करंट अकाउंट का, करंट अकाउंट का बैंक स्टेटमेंट मंगाया, और हमने टोटल क्रेडिट लगा लिया। और हमारे पास ये हमें पता चला कि 60 लाख रुपए तो अकाउंट पे ही चेक से आए थे, या बैंक ड्राफ्ट से आए थे, या चेक से आए थे, या फिर कोई इलेक्ट्रॉनिक मोड से आए थे। और 40 लाख रुपए कैश में आया हुआ है, 40 लाख रुपए कैश में आया हुआ है। अब यहां पर गवर्नमेंट ने ये कहा कि अगर आप प्रिजम्पटिव स्कीम को ऑप्ट करते हैं, तो अब हम इस पूरे पूरे 1 करोड़ पर 8% नहीं लगाएंगे। 1 करोड़ पर 8% नहीं लगाएंगे, बल्कि बल्कि 60 लाख पर 6% लगाएंगे, और 40 लाख पर 8% लगाएंगे। मतलब कि अगर आपने पैसा अकाउंट पे ही चेक से ले लिया, तो प्रेजेंटिव स्कीम में जो प्रॉफिट डिक्लेरेशन का रेट था वो कम हो गया, फायदा मिला आपको इससे। 8% से घटा करके 6% कर दिया। तो अब जैसे ही 60 लाख का आप 6% कैलकुलेट करेंगे, आइए यहां पर कैलकुलेट करते हैं। 60 लाख का 6% आपने कैलकुलेट किया, तो 3,60,000 हो गया। और 40 लाख का 8% किया, तो 3,20,000 रुपया हो गया। कितना हो गया? 3,20,000 हो गया। और आपने टोटल दोनों को जोड़ लिया, 3,20 और 3,60, तो इसका टोटल निकला 6,80,000 रुपए। 6,80,000 रुपए। अगर पूरा 1 करोड़ रुपए कैश में होता, तो आपका प्रॉफिट होता 8 लाख रुपए, 8 लाख रुपए। लेकिन क्योंकि यहां पर 60 लाख रुपए बैंक में हुआ और 40 कैश में हुआ, तो देखो अब प्रॉफिट घट करके 6,80,000 हो गया। और 6,80,000 7 लाख से कम होता है, इसलिए किसी प्रकार का कोई टैक्स आपको नहीं देना। बोलो, बात समझ में आई? हमारे एग्जाम्पल 1 में प्रॉफिट आ रहा था
8 लाख रुपए, जो कि एग्जाम्पल 2 में घट करके बस 6,80,000 बच गया। ये 8 लाख रुपए इनकम फ्रॉम पीजीबीपी है। ये 8 लाख रुपए क्या है? इनकम फ्रॉम पीजीबीपी। बस सर इतना ही होता है क्या पीजीबीपी? हाँ, आईटीआर 4 में बस इतना ही है। आईटीआर 4 में बस बच्चों इतना ही है। टोटल सेल निकालो, सेल के दो हिस्से करो, कितना बैंक में आया कितना कैश में आया। जितना बैंक में आया उसका 6% नेट प्रॉफिट, और जितना कैश में आया उसका 8% नेट प्रॉफिट। बस इतना ही है। बोलो बात समझ में आ गई? बोलो बात समझ में आ गई? लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है। वो ड्रॉबैक ये है कि इस स्कीम को हर कोई ऑप्ट नहीं कर सकता। इस स्कीम को हर कोई ऑप्ट नहीं कर सकता। जैसे कि मान लो आपका टर्नओवर 5 करोड़ है, तो क्या 5 करोड़ वाले इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं? 6 और 8% में डिक्लेयर करें और मुक्ति पाए? नहीं कर सकते। नहीं कर सकते। इस स्कीम को लेने की कुछ कंडीशंस हैं, उसको आपको सेटिस्फाई करना पड़ेगा। ठीक है। जैसे कि पहली कंडीशन है कि आपकी टोटल सेल 3 करोड़ से ज्यादा, 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। पहली कंडीशन है कि टोटल सेल 2 करोड़ से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर मान लो 2.5 है तो क्या आप ऑप्ट कर सकते हैं? आप ऑप्ट नहीं कर सकते। आप ऑप्ट नहीं कर सकते। लेकिन एक केस में आप ऑप्ट कर सकते हैं। अगर आपकी टोटल रिसीट जो भी हुई है, उसमें से जो कैश का पोर्शन है वो 5% या उससे कम है। मतलब ऐसा समझिए कि जो जो कैश की रिसीट है वो बहुत कम है, नॉमिनल है। आप सारा का सारा पैसा अकाउंट में लेते हैं। अब क्या कोई ऐसा बिजनेस है इंडिया में जो कि 100% अकाउंट में पैसा लेता हो और कैश का पैसा वो एक्सेप्ट ना करता हो? क्या ऐसा कोई बिजनेस है? हाँ बच्चों, है। ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जो कि कैश में पैसा लेते ही नहीं है, पूरा का पूरा पैसा अकाउंट में ही लेते हैं। सर कौन से हैं ऐसे बिजनेस? अरे, शेयर मार्केट में डीलिंग करते हो? शेयर्स खरीदते समय क्या कैश में खरीद लेते हो? नहीं खरीद सकते। पॉसिबल नहीं है कैश में शेयर्स खरीदना। ठीक है। तो ऐसे कई सारे ऐसे बिजनेस हैं जो कि 100% अकाउंट में ही पैसा लेते हैं। जैसे कि इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन, भारत पेट्रोलियम गैस, ये सारे जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, ये अपने खाते में कैश में पैसा नहीं लेते, अकाउंट में ही लेते हैं। अगर मान लो लेते भी हैं तो एक आध परसेंट ले लेते हैं, मैक्सिमम 5% की थ्रेश बैंड दिया हुआ है। अगर आपकी टोटल रिसीट में जितनी भी रिसीट है वो पूरी पूरी अकाउंट में होती है, या ऐसा कह ले 95% अकाउंट में होती है, तो आपकी ये 2 करोड़ वाली लिमिट बढ़ा करके 3 करोड़ कर दी जाएगी। मतलब अगर आप 3 करोड़ तक पैसा ले लेते हैं, सेल कर लेते हैं, तो भी आप 44AD को ऑप्ट कर सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। बस जितना पैसा आपने बैंक में लिया है उसका 6% प्रॉफिट डिक्लेयर कर दीजिए, और जितना पैसा कैश में लिया है उसका 8% आप प्रॉफिट डिक्लेयर कर दीजिए। मतलब 95% वाले का 6% डिक्लेयर कर दीजिए, और जो 5% पैसा आपने कैश में लिया उसका आप 6% डिक्लेयर कर दीजिए। तो क्या होगा? तो क्या होगा? आप इस स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। इस स्कीम को लेने का फायदा क्या है? ऑडिट नहीं कराना, बुक्स ऑफ अकाउंट्स मेंटेन नहीं करना, हर छोटी छोटी चीजों के पर्चे नहीं रखने हैं, टैली नहीं बनानी है, एक अकाउंटेंट नहीं रखना है। ठीक है। लेकिन नुकसान क्या है? नुकसान है टैक्स देना पड़ेगा, क्योंकि प्रॉफिट आप ज्यादा डिक्लेयर कर रहे हैं तो टैक्स देना पड़ेगा। जैसे कि मान लो मैंने एक एग्जांपल लिया कि 3 करोड़ में से 15 लाख रुपए, 3 करोड़ का 5% होता है 15 लाख रुपए, आपने कैश में लिया,
तो 15 लाख का 8% होता है 1,20,000 रुपए। 15 लाख का 8% होता है 1,20,000 रुपए। और बचा हुआ 95% यानी कि 285 लाख रुपए आपने अकाउंट में लिया, उसका 6% होता है 17,10,000 रुपए। अगर आप 17,10,000 रुपए और 1,20,000 दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल इनकम फ्रॉम पीजीबीपी बनेगा 18,30,000 रुपए। कितना बनेगा? 18,30,000 रुपए। अब 18,30,000 रुपए प्रॉफिट है। 18,30,000 रुपए प्रॉफिट है। ये प्रॉफिट आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा और उसमें पता है करीब 3-4 लाख रुपए का टैक्स बन जाएगा। करीब 3 से 4 लाख रुपए का टैक्स बन जाएगा। तो पहला ऑप्शन तो ये है कि या तो आप ऑडिट करा लो, और ऑडिट करा करके जो आपने एक्चुअल खर्चे क्लेम किए हैं उनका सत्यापन कराओ, उनका वेरिफिकेशन कराओ किसी सीए से, और जो प्रॉफिट आ जाए वो डिक्लेयर करो। अगर आप वो नहीं कराना चाहते हैं तो फिर आप मिनिमम प्रॉफिट 18,30,000 डिक्लेयर कर दीजिए, और जो भी 3-4 लाख रुपए टैक्स बने उसे जमा करा दीजिए और झंझट से मुक्ति पाइए। बोलो बात समझ में आ गई? बोलो बात समझ में आ गई? आई कि नहीं आई बताओ। चलो अब हम छोटी मोटी बात आपको बता देते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि हर रेजिडेंट या इंडिविजुअल या एचयूएफ या पार्टनरशिप फर्म, ये तीन लोग ही इसका बेनिफिट ले सकते हैं। कौन नहीं ले सकता? एलएलपी, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इनको सबको ये स्कीम लेना अलाउड नहीं है। कौन सी स्कीम? प्रिजम्पटिव इनकम की 6% और 8% डिक्लेयर कर दो। क्या एलएलपी वाले ले सकते हैं? नहीं। क्या कंपनी वाले ले सकते हैं? नहीं। क्या सोसाइटी, ट्रस्ट, ये लोग क्या बेनिफिट ले सकते हैं? बॉडी ऑफ इंडिविजुअल? नहीं। और जोड़ दो, सोसाइटी, ट्रस्ट, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, आर्टिफिशियल जुरिडिकल पर्सन, कोई लोकल अथॉरिटी, क्या ये सब लोग ले सकते हैं? नहीं ले सकते। ठीक है। अब और भी कुछ तरह के लोग हैं जो कि इसका बेनिफिट नहीं ले सकते, जैसे कि कमीशन एजेंट। जैसे कि कमीशन एजेंट, अगर आपकी कमीशन से इनकम आ रही है तो आप इसका बेनिफिट नहीं ले सकते, क्योंकि कमीशन की इनकम जो होती है वो इनकम फ्रॉम अदर सोर्स में टैक्सेबल होती है। वो लोग इसका बेनिफिट नहीं ले सकते। बोलो बात समझ में आ गई? बोलो बात समझ में आ गई? कमीशन एजेंट वाले नहीं ले सकते। और कौन नहीं ले सकता इसकी चर्चा कर लेते हैं आपसे। ये वाला एग्जाम्पल मैंने आपको पहले भी कहीं पर पढ़ाया था। मान लो एक माता जी हैं जिनके पास 10 दुकानें किराए पर आती हैं और 10 रूम रेंट है, और इन सब से टोटल टर्नओवर 1 करोड़ हो जाता है। 1 करोड़ हो जाता है। और ये पूरा पैसा मान लो अकाउंट में लेती हैं। कहाँ लेती हैं? पूरा पैसा अकाउंट में लेती हैं। और अब ये चाहती हैं कि इसको इनकम फ्रॉम पीजीबीपी बोल दिया जाए। इनकम फ्रॉम पीजीबीपी बोल दिया जाए। अब मेरा ओपिनियन ये है कि इस 1 करोड़ रुपए को क्या हाउस प्रॉपर्टी ट्रीट करना चाहिए या पीजीबीपी ट्रीट करना चाहिए। और पीजीबीपी ट्रीट भी कर लिया तो क्या प्रेजेंटिव स्कीम का बेनिफिट मिलना चाहिए, क्योंकि अगर उसे प्रेजेंटिव स्कीम का बेनिफिट मिला तो 6% प्रॉफिट डिक्लेयर करना है, यानी कि 6 लाख रुपए प्रॉफिट डिक्लेयर करना है। और चूंकि 6 लाख रुपए 7 लाख से कम होता है तो किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं आएगा। किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं आएगा। लेकिन अगर मान लो हाउस प्रॉपर्टी डिक्लेयर कर दिया तो भैया यहां पर 30% की डिडक्शन होती है, कुछ म्युनिसिपल टैक्सेस की डिडक्शन मिल जाती है, कुछ 2 लाख रुपए ब्याज की छूट मिलती है। मान लो ये सब कुछ छूट मिला करके 67,50,000 रुपीज हमको इनकम डिक्लेयर करनी पड़ेगी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में, और लगभग 20 लाख का टैक्स आएगा। लगभग 20 लाख का टैक्स आएगा। अब आप मुझे बताओ कि क्या करना चाहिए। इन माता जी को आप टैक्स एडवाइस क्या देंगे? क्या ये बोलेंगे कि इनकम फ्रॉम पीजीबीपी में शो कर दो अपनी इनकम को,
या बोलेंगे कि इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डिक्लेयर कर दो। अगर मान लो आपका क्लाइंट 20 लाख रुपए का टैक्स जमा कराने के लिए राजी है, फिर तो बहुत अच्छा है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में डिक्लेयर करो और 20 लाख तक का टैक्स जमा कराओ और झंझट से मुक्ति पाओ। लेकिन मान लो अगर वो बोलता है कि हमें टैक्स नहीं जमा कराना है, तो फिर आप यहां पर एक टैक्स प्लानिंग कर सकते हैं। और वो प्लानिंग ऐसी है कि आप इसको बिजनेस इनकम दिखाएंगे। लेकिन बिजनेस इनकम एक बिजनेस इनकम कब होती है? जब उसका बिजनेस का रजिस्ट्रेशन होता है, उसका जीएसटी का रजिस्ट्रेशन होता है, उसका करंट अकाउंट होता है। जब ये तीन चीजें आपके पास होंगी, तब आप उसे बिजनेस कह पाएंगे। अगर मान लो जीएसटी नहीं है, तो क्या ये बिजनेस है? नहीं है ये बिजनेस। मान लो उसका कोई डॉक्यूमेंट नहीं है, तो क्या ये बिजनेस है? नहीं है। मान लो वो करंट अकाउंट में पैसा नहीं लेती है, सेविंग अकाउंट में लेती है, तो क्या ये बिजनेस है? ये बिजनेस नहीं है बेटा। और भी हम एक आगे की बात कह सकते हैं कि जो प्रॉपर्टी उन्होंने अपने नाम करी हुई है वो इनकी फर्म के नाम पर होनी चाहिए, तब इसे बिजनेस कहेंगे। ठीक है। तो बिजनेस खड़ा तो किया जा सकता है, बिजनेस प्लानिंग तो करी जा सकती है, लेकिन अगर बिना आप ये सर्टेन कंडीशंस पूरी किए अगर आप कोई काम कर रहे हैं, तो उसे टैक्स इवेजन बोलेंगे, टैक्स की चोरी बोलेंगे। टैक्स प्लानिंग और टैक्स चोरी में यही अंतर है। टैक्स प्लानिंग का मतलब ये होता है कि आपने प्रॉपरली अपनी सारी चीजों को प्लान आउट करके, डॉक्यूमेंट्स को क्रिएट करके तब टैक्स बचाया है। और टैक्स इवेजन का मतलब होता है आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं था और आपने फर्जी एक आईटीआर फाइल कर दिया। बाद में जब नोटिस आई तो पता चला कि ये तो बिजनेस है ही नहीं, ये तो इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी है। बोलो बात समझ में आई? बोलो कंपैरिजन समझ में आया बिजनेस का और इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी का? बोलो। बोलो। चलिए, अब हम लोग आज का सेशन अपना यहीं पर एंड करते हैं, क्योंकि आज हमने काफी सारी नई बातों को बताया है। कल के सेशन में आपको हम आगे की बात बताएंगे। आज थोड़ा हैवी सेशन था, काफी सारी बातों को एक साथ बता दिया है। चलिए, तो कल के सेशन में हम लोग मिलते हैं और बची हुई बातों को हम कल करेंगे।